अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो में एक और मैच 2 मैच और ख़त्म हुए और क्या कमाल के मैच हुए दोनों। इस पे बात करेंगे और दोनों मैचेस पे थोड़ा-सा एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच, बोथ अनडिफीटेड टीम्स इन द वर्ल्ड कप। आई थिंक सबसे पहले इसी से बात स्टार्ट करते हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच से। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है और धर्मशाला के ग्राउंड पे ये मैच है एंड धर्मशाला का ग्राउंड यूजुअली फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है, बट अभी रिसेंट जो 3 मैचेस हुए हैं वो तीनों मैचेस के रिजल्ट्स बड़े अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। अगर आप देखें, यहाँ पे पहला मैच हुआ बांग्लादेश का एंड अफगानिस्तान का। आई थिंक यस, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ जिसपे बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी अर्ली ऑन बांग्लादेश की एंड देन सडनली अफगानिस्तान की एंड देन सडनली कोलैप्स हुए और वहां पे भी आपने देखा होगा कि मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन ने मिडिल में ओवर में, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने काफी ज्यादा तंग किया और बांग्लादेश ने इजीली रन चेस कर लिया। देन दूसरा मैच इस ग्राउंड में हुआ इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का, वाहिद मैच जो इंग्लैंड अभी तक जीता है। इंग्लैंड ने उसमें पहले बैटिंग करते हुए 364 रन किए और बांग्लादेश से 227 रन कर सकी। देन तीसरा मैच यहाँ पे हुआ है नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का। एक वो साउथ अफ्रीका जो लोगों को मार मार दुम्बा बना दिया जिसने, और वो नेदरलैंड से जो है ना हार गई। इंग्लैंड को उन्होंने पिछाड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पिछाड़ दिया, बट दे लॉस्ट टू मीनोज लाइक नेदरलैंड। और वो भी सिर्फ इसलिए हो सका कि उस दिन बारिश थी और इन्होंने एंड पे काफी ज्यादा स्कोर करवा दिया हॉलैंड से, जिसकी वजह से जब 245 पे पहुंच के 43 ओवर्स का मैच था तो उसके बाद इवनिंग में काफी ज्यादा फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलना शुरू हो गई और उन्हें तंग किया। ये एक ऐसा विकेट है जहां पे फास्ट बॉलर्स तो तंग करते हैं बट स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है, तो ये काफी ज्यादा ओपन ग्राउंड है फॉर ऑल। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है तीसरी, कि अगर आपका कोई बैट्समैन यहाँ पे सेट हो जाता है तो वो बड़े रन कर सकता है। ये हमने तीनों मैचेस में देखा, अनटिल अनलेस कि आप अपना विकेट थ्रो करें। अगर आप अपना विकेट थ्रो नहीं करते तो आप यहाँ पे बड़े रन कर सकते हैं। अगर सुबह के जो अगला मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का, उसके बारे में बात की जाए तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो स्क्वाड नजर आ रहा है न्यूजीलैंड का वो सेम स्क्वाड के साथ जाएंगे। वी हर्ड के सऊदी जो है वो फुल फिटनेस उन्होंने गेन कर ली है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इस न्यूजीलैंड स्क्वाड में जगह बना सकेंगे क्योंकि मैट हेनरी जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और एक वही वाइट स्पॉट है जिसपे रिप्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ना बाहर बैठते हैं ना फर्गूसन बाहर बैठते हैं और स्पिनर वो पहले ही एक खिला रहे हैं। और आई थिंक सो के दिस विल बी द वन बॉलर पोजीशन हेनरी वाली जिसपे आ सकते हैं, लेकिन हेनरी जिस तरह की फॉर्म में आई डोंट थिंक सो के वहां पे कोई चेंज न्यूजीलैंड करेगी। बाकी बैटिंग उनकी ऊपर से लेकर नीचे तक सारी खुद को सिलेक्ट करती है। कॉनवे फॉर्म में है, यंग फॉर्म में है, रविंद्रा फॉर्म में है, डेरी मिचेल फॉर्म में है, टॉम लैथम ने स्कोर किया हुआ है, फिलिप्स ने स्कोर कर लिया है, देन दे हैव चैपमैन। आई डोंट थिंक सो के दे विल बी चेंजिंग। हाँ, एक स्पॉट वो चेंज कर सकते हैं इस ग्राउंड को देखते हुए, क्योंकि उनके पास फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन जो है वो रविंद्रा की है। और अगर न्यूजीलैंड थोड़ा सा टेक्टफुली को चेंज करना चाहेगा तो वो चैपमैन की जगह शायद निशम को ले आए, जो इस थोड़ी सी सीमर हेल्पिंग कंडीशन के अंदर जो है 5-7 ओवर बड़े इजीली दे सकते हैं। तो रविंद्रा के मतलब बॉलिंग रविंद्रा 8 या 7-8 ओवर्स एंड देन विद द हेल्प ऑफ फिलिप्स एंड मिचेल, तो वो भी इंडिया के खिलाफ आई थिंक ये एक चेंज एक्सपेक्टेड है कि जो शायद न्यूजीलैंड कर ले। और अभी तक तो बातें ही आ रही हैं दे विल बी प्लेइंग सेम स्क्वाड, बट हमारा एनालिसिस ये है कि ये एक चेंज करना चाहिए क्योंकि चैम्पियन की यूजली इतनी बारी भी नहीं आई और जो रोल वो करते हैं वो निशम भी निभा सकते हैं। तो इट विल बी ए गुड कॉम्बिनेशन tactic for New Zealand to bring in Nisham in the squad। इसके बाद बात करते हैं इंडिया की तरफ से, तो इंडिया के पास अब वो मसला आ गया है जो बांग्लादेश के पास लास्ट मैच में आया था शाकिब अल हसन के बाद बैठने से। तो हार्दिक पांड्या, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, हार्दिक पांड्या और शाकिब अल हसन दो ऐसे पिलर्स हैं अपनी अपनी टीम के अगर वो इंजर्ड होते हैं और वो मैच से बाहर होते हैं तो उनको फिल इन करने के लिए जो है वो टीम सोचती है कि आइदर दे विल बी प्लेइंग
one proper batsman or either they'll be playing one proper bowler to cover up those players. तो इसी तरह हार्दिक पांड्या की अब जो इंजरी है और वो टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं की है और वो स्कैन्स वगैरह उनके चले और वो थोड़ा सा लाइट स्ट्रेन है उनके एंकल्स में, तो मोस्ट प्रोबेबली जो चेंजेस हैं वो आई थिंक इंडिया और जिस तरह का विकेट भी है थोड़ा सा बॉलिंग को भी सपोर्ट करेगा, तो इंडिया विल नॉट बी टेकिंग अ चांस कि वो ऑलराउंडर्स नीचे भर ले। तो आई थिंक इस पोजीशन पे आइदर दे विल बी टेकिंग इन ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उन्हें नेट्स में बॉल लगा था और वो फिर अपनी प्रैक्टिस जो है वो इनकम्प्लीट छोड़ के चले गए थे, तो माइट बी ईशान किशन विल बी प्लेइंग दिस मैच। और ईशान किशन को खिलाने से ये फायदा हो जाएगा कि मिडल ऑर्डर में उनको एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिल जाएगा टू काउंटर दिस सेंटनर इफेक्ट इन द मिडल ओवर्स, क्योंकि अगर आप उनका पूरा स्क्वाड देखें तो सब राइट हैंडर्स हैं अंटिल जडेजा। तो आई थिंक के अश्विन के ईशान किशन के साथ इनको जाना चाहिए। देन अब दूसरी बात आ जाती है, अगर ईशान किशन के साथ जाते हैं तो कैन दे रिलाई ऑन शार्दुल ठाकर टू गिव देम 10 ओवर्स, बिकॉज और कोई बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। एक बॉलिंग ऑप्शन कोहली की है, तो वो वॉबली सीमर्स वाली, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया उसके ऊपर रिलाई करेगा फॉर एनी 4 ओवर्स और इवन 2 to 3 ओवर्स। तो शार्दुल ठाकुर की प्लेस में हमारा मानना ये है कि आइदर दे विल गो टू अश्विन और आइदर दे विल गो टू शमी। और ग्राउंड कंडीशंस को देखें तो शमी वाला ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है कि बुमराह, सिराज एंड शमी, क्या पेस अटैक होगा। देन दे हैव जडेजा और कुलदीप, लेकिन उससे ऑब्वियसली बैटिंग काफी ज्यादा नीचे डाउन द ऑर्डर हल्की हो जाती है। बट जिस तरह उनके बैट्समैन फॉर्म में है तो आई थिंक इंडिया शुड पॉन्डर टू गिव दिस अ चांस, और ये एक ऐसा होगा कि उनके पास एक एडेड विकेट टेकिंग ऑप्शन आ जाएगी। और दूसरी ऑप्शन इस ग्राउंड पे, इस पोजीशन पे हो सकती है अश्विन की। अगर आप देखें कि अश्विन जो है उनका रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा है और वो बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो ही विल बी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर शार्दुल ठाकुर। और अश्विन जिस तरह अगर आप इनके स्क्वाड में देखें तो कॉनवे लेफ्ट हैंडर है, रविंद्रा लेफ्ट हैंडर है, देन टॉम लैथम लेफ्ट हैंडर है, and then they have either they will be having Nisham और Chapman, 4 लेफ्ट हैंडर और 5वां सेंटनर। तो अश्विन जो है उसको भी ये लोग खिला सकते हैं। सो ये एक ट्रिकी पोजीशन है जो इंडिया को कवर करनी होगी। 6 पे वो अश्विन, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का है, बट आई थिंक वो ईशान किशन के साथ जाएंगे। ईशान किशन की फॉर्म भी अच्छी लगी है और एक लेफ्ट हैंडर आ जाएगा इनके पास मिडल ऑर्डर में, और उसको फ्लोटर के तौर पे भी वो यूज कर सकते हैं। दे कैन सेंड हिम एट 4 और 5 और राहुल को थोड़ा सा नीचे ले आए या श्रेयस अय्यर की तरह भेज दें, राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच में स्प्लिट कर दें। तो ये सब मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं विद अश्विन टू काउंटर सेंटनर इफेक्ट। अब ये स्क्वाड बनता नजर आ रहा है और इसमें से जिस तरह भी इंडिया जाता है, मेरा मानना ये है कि इंडिया जो है वो फार बेटर साइड होगी न्यूजीलैंड से। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड अभी तक कोई मैच नहीं आ रहा, इंडिया कोई मैच नहीं आ रहा, तो दोनों टीमें वो हैं जो अनडिस्प्यूटेड इस टाइम तक विनर्स हैं, अपने अपने 4-4 मैच जीते हुए हैं। सो आई थिंक सो कि अभी जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि इंडिया ईशान किशन के साथ जाएगा, बट 8वें नंबर पे वो शमी के साथ जाते हैं, चांस लेते हैं, अपने बैट्समैन पे कॉन्फिडेंस शो करते हैं, तो ये उनके साथ ज्यादा अच्छा होगा। बट इक्वली सपोर्टिव हो जाएगा अश्विन भी। कोई और ग्राउंड होता तो हम ज्यादा बेहतर एनालिसिस करके बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन खेलेगा, बट ये जो ग्राउंड है इस पे स्पिनर्स और सीमर्स ने ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ विकेट्स लिए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करना मुश्किल है कि किसको खिलाएंगे। बट स्टिल अगर मेरी चॉइस मांगनी जाए तो इंडिया को शमी के साथ जाना चाहिए इस विकेट पे। और एक और टैक्टिकल इंडिया खेल सकता है कि अगर इंडिया टॉस जीतता है, और क्योंकि अब आपके पास एक चांस होता है कि आप टॉस के बाद अपनी टीम जो है वो शेयर कर सकते हैं, तो अगर इंडिया टॉस जीतता है या टॉस हारता है जो भी होता है, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो दे विल, आई थिंक दे हैव टू प्ले अश्विन अर्ली इन द मॉर्निंग। उस तरह जो है वो सीमर्स को हेल्प नहीं मिलेगी। और अगर वो डिफेंड करने जाते हैं
तो दिल शुड गो विद शमी। तो मेरा एनालिसिस ये है, बाकी देखिए इंडियन मैनेजमेंट क्या सोचती है। इंडियन टीम प्रेडिक्शन है, टीम प्रेडिक्शन के तौर पे विल गोइंग विद द बिग हार्टेड इंडिया इस मैच में, और इंडिया का हमारा मानना है कि इंडिया ये मैच जीतेगा न्यूजीलैंड से और इंडिया अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करेगा। मैं जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि मेरा अपना मानना है कि इंडिया अपना ग्रुप स्टेज का कोई मैच नहीं हारेगा। सो देखते हैं आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता, बट आई एम गोइंग फॉर इंडिया विज विन इन अपकमिंग मैच। अब बात कर लेते हैं जो 2 मैचेस खत्म हुए, श्रीलंका का हॉलैंड के साथ और साउथ अफ्रीका का इंग्लैंड के साथ। तो साउथ अफ्रीका वाले मैच में जरा पहले बात कर लेते हैं, जल्दी बात खत्म हो जाएगी क्योंकि मैच में कुछ ऐसा हुआ तो एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिल सका साउथ अफ्रीका को। इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग की इस विकेट पे, और मेरा भी मानना ये था कि मुंबई के विकेट पे चेस करना चाहिए, बट जब 400 का स्कोर लग जाता ना तो भाई हर किसी टीम के जो है ना, बड़ी से बड़ी टीम के ना हाथ पैर फूल जाते हैं, और फिर मसला ये होता है कि आपने ना पहली बॉल से जो है ना मारना शुरू करना है। जिस तरह आपने देखा भी कि मलान और बेयरस्टो हर बॉल पे ट्राई कर रहे थे और इसी चक्कर में बेयरस्टो ने कैच पकड़ा दिया। सो इसके बाद देखें, थोड़ा सा बात कर लें साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे, देन हम इंग्लैंड की बैटिंग पे आते हैं। तो डी कॉक ने पहली बॉल पे चौका मारा एंड देन वो आउट हो गए। उसके बाद रीजा हेंड्रिक्स को खिलाया इन्होंने, आज बबूमा लास्ट मिनट पे इंजर्ड हो गए और 5 मिनट पहले रीजा हेंड्रिक्स को मैच से पता चला कि हिल बी प्लेइंग, और क्या कमाल की उन्होंने इनिंग्स खेली है। पहले उन्होंने अर्ली ऑन फास्ट बॉलर्स को जो हेल्प मिल रही थी उस प्रेशर को अब्सॉर्ब किया, एंड देन जब वो सेटल हो गए उन्होंने 15-20 बॉल खेल लिए, देन ही प्लेड शॉट्स एवरीवेयर ऑन द ग्राउंड। उन्होंने जो 2 कवर पे छक्के मारे हैं ना रूट को, क्या क्लासिकल छक्के मारे हैं। तो ये रीजा हेंड्रिक्स की और डूसन की पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी। डूसन आउट हो गए, सेकंड विकेट डूसन की गई, रीजा हेंड्रिक्स कंटिन्यूज, देन मार्करम आया, मार्करम और रीजा हेंड्रिक्स की बारी लगी, और देन रीजा हेंड्रिक्स एक अनलकी डिसमिसल हुआ इनसाइड एज हुआ आदिल रशीद की बॉल पे और वो बोल्ड हो गए। देन मार्करम के साथ मिलर आए और मिलर भी जो है वो जल्दी आउट हो गए, सॉरी मार्करम के साथ क्लासन है, सॉरी माय मिस्टेक फॉर दिस। और फिर देन मार्करम और क्लासन ने थोड़ा सा स्कोर बिल्ड किया एंड देन मार्करम आउट हुए और मिलर आते साथ ही 5 स्कोर करके मिलर भी आउट हो गए। तो एट दैट टाइम काफी ज्यादा रिकवरी कर ली थी साउथ अफ्रीका ने। आपको पता है रीस्टॉपले इंजर्ड हुए, उनका फिंगर इंजरी हुई, वो वापस गए और 15-20-25 ओवर बाहर बैठे रहे। फिर उनको बॉलिंग करने की इजाजत मिली, बट आपने नोटिस किया हो कि उनको सीमा बॉल करने से मना कर दिया गया था। डी स्टॉपले ने सेकंड स्पेल जो भी आगे और थर्ड स्पेल किया है वो क्रॉस सीमर्स के साथ किया है। तो जब आप सीम अप नहीं कर सकते और क्रॉस सीमर हो जाते हैं तो फिर आपको प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली वो जब इंजरी से फौरन वापस आए तो उन्होंने 2 ओवर्स में 2 आउट किए। उन्होंने आते साथ मार्करम को आउट किया, वेरी नेक्स्ट ओवर उन्होंने मिलर को आउट किया, 2 ब्रेक थ्रूज दिए और इंग्लैंड को वापस मैच में लेकर आए। जब 243 फॉर 5 हो गए और अगले फिर 3.5-4 ओवरों में से 10-15 स्कोर हुआ एट 40 ओवर्स, साउथ अफ्रीका वर 259 फॉर 5 और उस टाइम लग रहा था कि इंग्लैंड अब यहाँ पे आके इनको 330 के आसपास स्कोर पे, 340 के स्कोर पे रोक सकता है आउट करके। बट क्या कहने उसके बाद हेनरी क्लासन के और मार्को येंसन के, दोनों ने क्या इनिंग्स खेली है। आखिरी 10 ओवरों में 140 मारा है और क्या फेंटा लगाया है यार, मतलब कोई ग्राउंड का हिस्सा नहीं था। और मार्को येंसन जब सेट हो जाते हैं, आपने देखा है उन्होंने साउथ अफ्रीका T20 लीग में राशिद खान को 5 छक्के मार दिए थे। तो जब वो सेट हो जाते हैं तो वो फिर जो है ना वो भी बड़े छक्के मारते हैं, और जितनी उनकी हाइट है 6 फुट 7 इंच की है, तो उन्होंने यहाँ से खड़े छक्के मारे हैं। मतलब कोई बाउंसर कर रहा था तो बाउंसर पे स्ट्रेट के छक्के मारे थे। आप लोग कहेंगे उस प्लेयर की हाइट क्या थी और बाकी उनके बाउंसर तक कहाँ तक पहुंच रहे थे। सो मार्को येंसन ने और क्लासन ने बहुत आलेंगे। क्लासन ने 60 बॉल्स हो गया, 109 रन बनाकर आउट हुए आखिरी ओवर की पहली बॉल पे, और मार्को येंसन जो है उन्होंने 75 रन्स किए। सो जिस तरह हमने कहा था कि इस ग्राउंड पे वो कॉडजे को ज्यादा चांस है खिलाएंगे क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्टेड था, तो फास्ट बॉलर के साथ गए उन्होंने शमसी वाला जो है ना वीकलिंग नहीं छोड़ा। देन बात कर लेते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग पे। तो इंग्लैंड ने आज चेंजेस की, एटकिंसन को मैच में लेके आया, वॉक्स, और हम कल कह रहे थे वॉक्स और सैम करन में से एक की जगह बनती है, तो वो जगह तो एक ही बनी, बट वो दोनों को निकाल के उन्होंने ऑलराउंडर स्पॉट को दिया विली को। एंड देन आज इंग्लैंड इस मैच में
गई बॉलिंग है अभी। यूजुअली लिविंगस्टोन 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे होते हैं, बट उन्होंने लिविंगस्टोन को बाहर बिठाया, स्टोक्स को अंदर डाला। सॉरी, लिविंगस्टोन तो 6वें पे ही आ रहे थे, 7वें पे सैम करन और 8वें पे क्रिस वॉक्स आ रहे होते थे। तो 7वें वाले पे डेविड विली लिया, 7वें के बाद फिर 4 बॉलर डाले। क्रिस वॉक्स की जगह उन्होंने एटकिंसन को डाला, सैम करन की जगह उन्होंने डेविड विली को डाला, और ऊपर लिविंगस्टोन को बाहर निकाल के स्टोक्स का डाला, और स्टोक्स भी जो है वो बॉलिंग नहीं कर सक रहे थे, तो उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस लिमिटेड हो गए। और जिस तरह भाई शुरू में टॉपले बाहर गए तो उनको लगा कि अब टॉपले बॉलिंग नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने रूट से 6 ओवर करवाए। सो बहुत मारा भाई। उसके बाद बैटिंग पे आ रहे हैं, तो बैटिंग स्कोर तो इस तरह लगता है कोई फोन का नंबर है। 10 स्कोर बेस्टो, 6 नंबर स्कोर मलान, 2 स्कोर रूट, स्टोक्स 5 स्कोर, हैरी ब्रूक 17, बटलर 15, विली 12, आदिल रशीद 10। और अगर आप आखिरी इनके टेल एंडर्स का स्कोर निकाल दें तो देवर 68 फॉर 6, 100 फॉर 8, और एंड पे मार्कवुड ने और एटकिंसन ने इनकी थोड़ी सी इज्जत बचाई और 170 रन किए। बट क्या कहने, मार्कवुड के भी उन्होंने 5 छक्के मार के 17 बॉलों में 43 रन किए। और जब एटकिंसन आउट हुए तो ऑब्वियसली रीज चॉपली की फिंगर का इशू था, वो बारी लेने नहीं आए, तो इस तरह उनकी बारी वहां पे खत्म हो गई। सो दिस वाज गुड पार्टनरशिप फ्रॉम द डेथ एंड। और आप थोड़ा सा देखेंगे कि साउथ अफ्रीका एक जगह पे लैग कर रहा है, और वो ये है कि टेल एंडर्स इनसे जल्दी आउट नहीं हो रहे। आपने देखा होगा कि हॉलैंड के खिलाफ भी इन्होंने ये गलती की थी, आखिरी 9 ओवरों में 104 रन करवा दी। तो ये एक वीक लिंक है जिसपे साउथ अफ्रीका को थोड़ा सी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। बाकी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देख लें, 5 ओवर 26 स्कोर, नगीडी 2 आउट, मार्को येंसन 5 ओवर 35 स्कोर 2 आउट, रबाडा 6 ओवर 38 स्कोर 1 आउट, कॉर्डजे 4 ओवर 35 स्कोर 3 आउट। सो अब इसके बाद बात कर लेते हैं श्रीलंका की और हॉलैंड के मैच की। श्रीलंका ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, 100 स्कोर पे 90 स्कोर पे उनके 6 आउट कर लिए, और देन उनसे 262 स्कोर करवा दिया। और वो आपको मैंने बताया था एक प्लेयर का, एंजल बर्ड, जो 35 साल की उम्र में जिन्होंने डेब्यू किया अपना हॉलैंड की तरफ से, और वो पहले साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम की तरफ से खेल चुके हैं। तो उन्होंने 82 बॉल 70 रन किए, और देन वैन विक ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली 75 बॉल्स पे 59 की, और ये इन्होंने अपनी टीम को 262 रन तक पहुंचाया, जो काफी अच्छा स्कोर था। और मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 270 ऑड रन के आसपास बनेंगे और वो अच्छा स्कोर होगा इस विकेट पे। तो 262 किया। देन आते साथ अर्ली इन्होंने एक विकेट लिया कुशाल परेरा का, फिर कुशाल मेंडेस भी आउट कर लिया, और 50 ऑड फॉर 2 आउट थे, 52 फॉर 2 आउट थे इनके। देन समरा विक्रमा की और निशंका की पार्टनरशिप हुई, निशंका आउट हो गए 52 बॉल 54 रन करके। देन समरा विक्रमा की श्रीलंका के साथ पार्टनरशिप हुई, फिर श्रीलंका आउट हो गए, फिर धनंजय डिसिल्वा आए, उनकी पार्टनरशिप हुई, वो भी आउट हो गए। एंड देन दुश्मन हमें मनता खिलाया इन्होंने वेलेगे की जगह, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बट इट वाज नॉट सो इम्प्रेसिव। बट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, कोई विकेट नहीं ली उन्होंने, लेकिन उन्होंने ओवरऑल एक अच्छी बॉलिंग की। 8 ओवरों में 42 खाया। एंड इसके बाद अगर आप देखें तो आर्यन दत्त ने 3 आउट किए, पॉल वैन विक्रम ने 1 आउट किया, कॉलिन एक्रमन ने 1 आउट किया, और इस तरह 10 बॉल पहले जो है ये हॉलैंड ने मैच हार लिया। श्रीलंका ने 10 बॉल पहले ये मैच चेस कर लिया। सो दिस वर द एनालिसिस। और अब अगला मैच जो है इंडिया का और न्यूजीलैंड का, उसको देखते हैं। फिर उस मैच के बाद आएंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ दैट मैच। अंटिल देन हम आपसे इजाजत मांगेंगे, और जाने से पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और तो ऑल का ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर वीडियोस जिस तरह ही अपलोड हो तो आपके साथ उसका नोटिफिकेशन शेयर हो जाए, और आप जो है वो हमारा एनालिसिस मैचेस से रिलेटेड देख सकें। देन इसके बाद एक और बात आपसे जो करनी है वो ये है कि हमारी वीडियोस को लाजमी लाइक करें और अपने कमेंट लाजमी शेयर करें, ताकि हम आने वाली वीडियोस जो है वो फर्दर इम्प्रूव कर सकें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।